that is our environment, and this chapter is chapter number 15 for class 10th. And the topics to be covered in this chapter are: first is the introduction, second components of environment, waste, ecosystem, food chain, food web, 10% law, biological magnificence, ozone depletion, and the last topic of this chapter is the preventive measures. So all these topics are to be covered step by step in very detail. So let us start with our chapter, that is our environment. तो environment शब्द से ही अंडरस्टूड हो रहा है कि environment जो है वो हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए कितना जरूरी है. तो दैट मीन्स एनवायरमेंट अगर सही है तो हमारी हेल्थ भी सही है. कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ. अगर हमारी हेल्थ होगी तभी हम हेल्दी वेल्दी हैं. तो हमारे एनवायरमेंट का जो है वो एक हेल्दी होना बहुत जरूरी है. अगर हमारा एनवायरमेंट हेल्दी है तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द अर्थ इज ऑल्सो हेल्दी वेल्दी. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से. तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट एक तरह से सम टोटल है. किस तरह का? ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज जो कि किसके इर्द गिर्द है, अराउंड एन ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म में जो हमारे हैं वो लिविंग भी आ रहे हैं और नॉन लिविंग भी आ रहे हैं. तो हर एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो मिलकर क्या बनाती हैं? एनवायरमेंट को. द लिविंग एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट. तो जितने भी हमारे एनवायरमेंट में, चाहे वो लिविंग फैक्टर्स है या नॉन लिविंग फैक्टर्स है, वो मिलकर क्या करते हैं? एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. क्योंकि अगर लिविंग थिंग्स हैं तो लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट को बनाते हैं. तो अगर लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे तो वो सभी चीजें जो थी वो मिलकर क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं एनवायरमेंट को. सपोज करो अगर हमारा जो एक प्लैनेट है दैट इज द अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, तो वहां पर नंबर ऑफ लिविंग फैक्टर्स भी होंगे, नंबर ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी होंगे. अब लिविंग में क्या है? जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, हर कोई है, प्लांट्स है, तो ये क्या चीजें हैं? तो ये लिविंग में आएंगे. नॉन लिविंग में जैसे एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, सन है, तो ये भी हमारे एनवायरमेंट का एक हिस्सा है. तो एनवायरमेंट को बनाने के लिए इसमें लिविंग का भी और नॉन लिविंग फैक्टर्स का दोनों का होना जरूरी है. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट है, दैट आर एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक कौन से होते हैं? जो कौन से हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स है. नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? एबायोटिक. और बायोटिक कौन से होंगे? जो लिविंग फैक्टर्स है. लिविंग फैक्टर्स इंक्लूड द बायोटिक कंपोनेंट्स. तो इस तरह से हमारे जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक में नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं और बायोटिक में लिविंग फैक्टर्स आते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स होते क्या है? अब उस चीज को समझने के लिए हमें क्या है कि हमें एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है. तो एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा कि दे आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स. सो दे आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं? एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. अब एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें हमारी होती है? सपोज दिस इज द एबायोटिक फैक्टर्स. अब एबायोटिक फैक्टर्स में क्या आ रही है? सन, एयर, water, temperature, rocks and air. ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एबायोटिक फैक्टर्स को बनाती हैं. तो जितने भी हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. अब एबायोटिक फैक्टर्स को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में. दैट मींस एबायोटिक फैक्टर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? पहले हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, दूसरे हमारे फिजियोग्राफिक फैक्टर्स है, एंड द थर्ड वन इज एडेप्टिक फैक्टर्स.
So abiotic factors are categorized into three categories, that is the climatic factors, physiographic factors and the adipic factors. अब climatic factors क्या क्या include करते हैं? Climatic factors like wind, water, light and temperature. All these include the climatic factors, and the physiographic factors like height, slope, all these include the physiographic factors. And adipic factors, that last abiotic factor is the adipic factor, and in adipic factors like minerals, soil, texture, soil organism and pH of the soil, all these are the adipic factors. So this is all about the abiotic factors, and after the completion of the abiotic factors we will shift to the next factors, that is the biotic factors. Biotic factors we will already discuss that these are the living factors. तो these are the living factors that affect the environment. तो जो आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो कि क्या इंक्लूड करते हैं, एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं और ये जो है अफेक्ट करते हैं किस चीज को, एनवायरनमेंट को. अब इसमें बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं कि इट इंक्लूड्स ग्रेजिंग एनिमल्स. अब ग्रेजिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? दीज आर द हर्बीवोर्स, जो कि किसके ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं. सो दीज आर द ग्रेजिंग एनिमल्स. इंसेक्ट्स, lichens, these are the form of the alga, ठीक है, that is represented in the form of lichens. Humans and last biotic factor is the parasites. अब parasites कौन होते हैं? जो live करते हैं in the body of the human, आदमी की शरीर में जो live करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Parasites. They feed totally on the human body. अब human body के ऊपर feed करते हैं, that means they get nutrition from the body of the human being. These are known as the parasites. So this is the components of the environment, and environment are categorized into two categories, that is the biotic factors and the abiotic factors. Our next topic is the waste. अब waste क्या चीज होती है? अब वेस्ट में क्या है? वेस्ट आर द यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल. वेस्ट जो होता है वो एक तरह से क्या है? यूजलेस या डिस्कार्डेड मटेरियल है. अब जिस चीज को हम यूज कर चुके होते हैं और यूज करने के बाद उसको दोबारा हम यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाती है? यूजलेस हो जाती है या डिस्कार्ड हो जाती है. उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे. दे में भी अब ये जो हमारा वेस्ट है ये हमारा वेस्ट गैशियस भी हो सकता है, लिक्विड्स भी हो सकता है या फिर सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है. तो जो हमारे वेस्ट है ये इसका नेचर जो है वो कैटेगराइज है थ्री कैटेगरीज में. हमारा वेस्ट जो है वो गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जो चिमनी से धुआं वगैरह निकलता है तो उसको हम गैशियस वेस्ट के रूप में लेंगे. लिक्विड्स की फॉर्म में भी वेस्ट होता है, या फिर सॉलिड्स वेस्ट जैसे किचन वगैरह का आपका रॉटन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आपके सॉलिड वेस्ट हो जाते हैं. सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ द वेस्ट. एंड नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द वेस्टेज. दो तरह के वेस्ट है हमारे पास, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. सो टू टाइप्स ऑफ द वेस्टेज आर देयर, दैट इज द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? इट इज अ वेस्ट दैट इज ब्रोकन डाउन. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होगा वो एक ऐसा वेस्ट है दैट इज ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि किसके द्वारा ब्रोक डाउन हो जाता है, किसके द्वारा टूट जाता है? वो टूटता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट इज अ वेस्ट दैट इज ब्रोकन डाउन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. उस वेस्ट को हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से उसको ब्रोक डाउन करेंगे, दैट इज बाय सेप्रोफाइट्स. अब सेप्रोफाइट्स करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये ब्रोक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमने कौन सी प्रोसेस ली? दैट इज द सेप्रोफाइट्स दैट आर फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइट्स. अब कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे बायोडिग्रेडेबल में? किचन वेस्ट है, जैसे कि हमने ऊपर कहा था कि रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं तो वो क्या है? वो किस कैटेगरी में आएंगे? बायोडिग्रेडेबल. सीवेज है, कॉटन है, क्लोथ्स है, all these they have to become in the category of the biodegradable waste. And the second type of the waste is the non-biodegradable waste. Next type of waste is non-biodegradable waste. अब non-biodegradable wastes क्या होते हैं? These are those which cannot be broken down by biological processes. Non-biodegradable wastes are those wastes which cannot be broken down by any biological process
Such type of wastes are known as the non-biodegradable wastes. ऐसे wastes जिनको कि हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं, such type of the wastes को हम क्या कहेंगे? Non-biodegradable wastes. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, पॉलिथीन बैग्स, ये एक ऐसे वेस्टेज हैं जिनको कि ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। तो मैक्सिमम इस चीज के ऊपर क्या है कि प्रोहिबिटेड है इसका यूज जो है, चाहे पॉलिथीन बैग्स है या प्लास्टिक्स है, क्योंकि ये जो होते हैं वो डिस्पोज नहीं हो सकते हैं, इनको ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता है, और जब ये डिस्पोज होते हैं, ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो ये एनवायरमेंट में क्या है, ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। दैट मीन्स दे क्रिएट पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट, और पॉल्यूशन होने से जो एनवायरमेंट है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और एनवायरमेंट के पॉल्यूटेड होने से नंबर ऑफ डिजीजेस जो होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लगेंगे। दैट मीन्स दे कैन डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब हेल्थ अफेक्ट होगी दैट मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड दे कैन बी सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस. So these are the two types of the wastes, biodegradable wastes and non-biodegradable wastes. These non-biodegradable wastes create environmental pollution. जो कि मैंने अभी कहा आपको कि ये जो non-biodegradable wastes हैं ये क्या क्रिएट करते हैं, environmental pollution क्रिएट करते हैं, and it is an undesirable change. ये क्या है, एक तरह से undesirable change है किसमें, physical, chemical and biological characteristics of एयर, वाटर एंड सॉइल. तो अगर कोई भी हमारा इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की तरफ से कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आता है तो वो डायरेक्टली किस चीज को अफेक्ट करेगा, एयर, वाटर एंड सॉइल. अब वेस्टेज के कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वेस्टेज, आवर नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. जो इकोसिस्टम है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो कि किस चीज को कंप्राइज करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंप्राइज करता है, एंड देयर इंटरेक्शन विद द फूड चेन एंड द फूड वेब. और उनकी जो इंटरेक्शन होगी वो किसकी हेल्प से होगी, थ्रू द फूड चेन एंड द फूड वेब और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. सो दिस इज द इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक तरह से स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, एंड दैट इज कंप्राइजिंग द, और उस बायोस्फीयर में जो होंगे वो कंप्राइज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी वो किसके साथ होगी, फूड चेन एंड फूड वेब के द्वारा इंटरेक्शन होगी, या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के द्वारा होगी. सो दिस इज द इकोसिस्टम. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. There are two types of the ecosystem: natural ecosystem and artificial ecosystem. Natural ecosystem is that ecosystem which is occur naturally, जो कि naturally occur करता है, उसको हम क्या कहेंगे, natural ecosystem. अब natural ecosystem क्या आते हैं, जैसे like lakes, ponds या फिर फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है. इनको बनाया नहीं गया है, दे अकर इन द नेचर नेचुरली. ये नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनके नेचुरली पाए जाने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेचुरल इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम. हम इसको मैन मेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं, जो कि किसके द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है, आदमी के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है, मैन मेड इको सिस्टम. और मैन मेड इकोसिस्टम में क्या है, लाइक गार्डन्स. गार्डन्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं. क्रॉप फील्ड्स है, किसके द्वारा बनाई जा रही है, आदमी के द्वारा बनाई जा रही है. या फिर एक्वेरियम है, वो भी किसके द्वारा बनाया जा रहा है, आदमी के द्वारा बनाया जा रहा है. तो जो भी इकोसिस्टम आर्टिफिशियली आदमी के द्वारा बनाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर्स. अब हमारे क्या, अब इसमें हमने कहा कि जो आपके नेचुरल इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसमें हमारे कंप्राइज करते हैं ये सारी चीजें, लिविंग या नॉन लिविंग को. तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो दिस इज द सन, ये सन है हमारा, दीज आर द ट्रीज, दिस इज रैबिट, दिस इज वाटर, दीज आर द वाटर प्लांट्स, ये वाटर प्लांट्स है, दिस इज द सॉइल. तो जैसे सन है, वाटर है, सॉइल है, तो ये सारी चीजें जो भी वो मिलकर क्या बनाएंगे, नॉन लिविंग.
और लिविंग कौन से हैं, जैसे ट्रीज है, वाटर प्लांट्स है, रैबिट है, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, लिविंग थिंग्स। So next is the producers. The producers कौन से होते हैं, the organisms that can make their own food. ऐसे organisms जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, they can prepare their own food themselves by utilizing solar energy. तो producers हमारे क्या है, these are the organisms which can prepare their own food themselves by utilizing the solar energy. solar energy का use करके जो organisms अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। द कॉमन एग्जांपल इज दैट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे कैन ट्रैप द सोलर लाइट एज वेल एज सोलर एनर्जी। वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, क्योंकि उन पौधों में हरे रंग का एक पिगमेंट होता है एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज द क्लोरोफिल। उस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। एंड बाय दैट पिगमेंट द ग्रीन प्लांट्स दे कैन ट्रैप द सोलर एनर्जी। वो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। दिस इज द सोलर एनर्जी। वो सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, और ट्रैप करने के बाद जो प्लांट्स होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्म में वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनका कॉमन एग्जांपल हमारा क्या है, प्लांट्स का या ग्रीन प्लांट्स का। नेक्स्ट कंज्यूमर्स एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स। और कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसके ऊपर निर्भर है, दे डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर्स फॉर देयर फूड, प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। वो किसके ऊपर निर्भर है, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर निर्भर है फॉर देयर फूड और देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए या फूड के लिए जो कंज्यूमर्स है दैट मींस दे कैन डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स। They can be herbivores. अब consumers हमारे different types के हो सकते हैं. The consumers can be further of different types, such as herbivores, carnivores, and omnivores. So these are the category of the further consumers, and consumers further categorized into three categories. That is the herbivores, carnivores, and omnivores. And they are those that feed on green plants for their food. और ये वो हैं जो कि किसके ऊपर फीड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं फॉर देयर फूड एज वेल एज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जिसको भी हमने पीछे अभी डिस्कस किया, कैटेगराइज किया गया थ्री कैटेगरीज में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जो थे ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है, दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, जो कि किसके ऊपर फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, रैबिट, माउस एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, हर्बीवोर्स। नेक्स्ट कार्निवोर्स, द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये जो आपके कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं ये वो हैं जो कि अपने खाने के लिए किसके ऊपर निर्भर होते हैं, अदर एनिमल्स के ऊपर निर्भर होते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैश ईटर्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैश ईटर्स। फ्लैश ईटर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग है, जेकाल है, या वाइल्ड कैट है, दे आर ऑलमोस्ट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। तो इसको आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। सो लेट अस सी दिस पिक्चर। Omnivores, they are those that feed on plants as well as on animals. तो जो omnivores हैं ये वो कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की जो कि एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं और प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं फॉर देयर फूड। तो हम इनको क्या कहेंगे, अगर ये प्लांट्स को भी, तो ये प्लांट ईटर्स भी हैं और फ्लैश ईटर्स भी हैं। They are also called as plant eaters as well as flesh eaters, क्योंकि ये अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर भी निर्भर है और एनिमल्स के ऊपर भी निर्भर है। So these are known as the omnivores. For example, dog, bear, ant, etc. All these they fall on the category of omnivorous. So let us see with this picture. After that,
Our next topic is the parasites. तो parasites क्या होते हैं? They are those that live on other organisms body. ये वो होते हैं जो कि अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? They live on the organisms body. किसी अदर organisms की बॉडी में रहते हैं, either in or on or inside, या तो वो ऊपर रहते हैं या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं फॉर देयर फूड एंड फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसके ऊपर निर्भर होते हैं, किसके ऊपर रहते हैं? दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड दे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सच एज, अगर हम इसमें एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं तो लाइस का जो है वो एग्जांपल है। लाइस जो होती है वो कहां पर रहती है? इन द हेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्या कहेंगे? ऑन। ऑन मतलब वो आदमी के हेड के ऊपर रहती हैं। तो हेड में क्या होता है कि वो क्या करती है? ब्लड को सक करती है। ब्लड को सक करने के बाद, ब्लड को जैसे ही वो सक करेंगे, व्हेन दे सक द ब्लड, और ब्लड को सक करने के बाद दैट मीन्स दे गेट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। वहां से उनको अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। कहां से? जब वो ब्लड को सक करते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स, क्योंकि आदमी की बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो जो ह्यूमन हो गए, ह्यूमन क्या है आपका? होस्ट। ह्यूमन क्या होगा? ह्यूमन इज द होस्ट एंड लाइस इज द पैरासाइट। लाइस क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है हमारे? प्लाज्मोडियम है, टेबोम है, एस्कैरिस है, ऑल दीज दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द पैरासाइट्स। सो लेट अस सी विद दिस पिक्चर। नेक्स्ट आर द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स for their food requirements, such as they depend upon dead and decaying organic matters. तो उनको हम क्या कहेंगे? Decomposers, for example microorganisms. तो decomposers जो होते हैं ये एक तरह से बहुत एनवायरनमेंट को जो है वो सेफ रखते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको क्या कर देते हैं? ये रिमूव कर देते हैं, और दूसरा जो एनवायरनमेंट जो होता है उसको क्लीन रखते हैं, और मैक्सिमम जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से पूरी हो जाती है। बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो रिसाइकलिंग भी करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कहां से बनता है? प्लांट्स एंड एनिमल से। तो रिसाइकलिंग, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डिकम्पोजर्स के, और ये एनवायरनमेंट को क्या करता है? क्लीन करता है। आफ्टर दैट our next important topic of this chapter is the food chain. Here the ecosystem is complete, and after the completion of the ecosystem we will shift on the next topic, that is the food chain. A food chain क्या है? The interdependence of food from one organism to another organisms. अपने खाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होना क्या कहलाता है? फूड चेन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरों को भी खाता है और खुद भी दूसरों के द्वारा जो होता है वो खाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? फूड चेन। एंड इन दिस सीक्वेंस वन ऑर्गेनिज्म ईट द अदर ऑर्गेनिज्म। इस सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? ईट करेगा। एंड द सेम इज, और वही ऑर्गेनिज्म जो होगा सेम इज ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म, और वही ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाएगा? ईच किया जाएगा। तो फूड चेन, अब ये दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन। फॉर एग्जांपल हमारे ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, एंड प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ बाय यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी। सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स। तो अभी प्लांट्स जो होंगे इनको कौन खाएगा? जो हर्बीवोर होगा, ग्रास ऊपर जो होगा वो किसके ऊपर फीड करेगा? प्लांट्स के ऊपर फीड करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास ऊपर इज नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? ब्लू बर्ड खाएगा। अब ब्लू बर्ड जो है इट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस ब्लू बर्ड को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। दैट इज द टर्जरी कंज्यूमर। ये क्या कहलाएगा? टर्जरी कंज्यूमर।
अब दिस स्नेक इज अगेन इटन बाय द आउल, इस स्नेक को कौन खाएगा? आउल खाएगा। तो ये है जो है दैट इज द प्रीडेटर, इसको क्या कहेंगे हम? प्रीडेटर। आउल इज नोन एज द प्रीडेटर। अब जब ये सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के द्वारा खाई जा रही है, अब जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, अब ग्रास ऊपर तो खा रहा है पर वो फर्दर दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जा रहा है? ईट किया जा रहा है। उसको कौन खा रहा है? ब्लू बर्ड खा रहा है। अब ब्लू बर्ड को फर्दर किसने खा लिया? आगे अदर ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, दैट इज स्नेक। स्नेक को फर्दर ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, आगे आउल ने। अब ये सारी चीजें जब बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, तो लास्ट में उनको कौन खाता है? डिकम्पोजर्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फूड चेन। तो हर एक फूड चेन जो है वो जनरली कंसिस्ट करती है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स हमारे कौन से हैं? यहाँ पर प्लांट्स हैं। कंज्यूमर्स कौन से हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। आफ्टर दैट देयर आर फर्दर कैटेगरी ऑफ द फूड चेन इज द डिकम्पोजर्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारी जो फूड चेन है दैट कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, और वो कौन कौन सी हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। एंड हर एक स्टेप, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। हर एक स्टेप जो है हमारा फूड चेन का, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और इस ट्रॉफिक लेवल पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हर एक ट्रॉफिक लेवल पर क्या होगा? ट्रांसफर होगा किस चीज का? एनर्जी का। And transfer of energy takes place. Usually food chain consists of up to 4 or 5 trophic levels. हर एक फूड चेन जो है वो कंसिस्ट करती है 4 या 5 स्टेप्स किस चीज के? ट्रॉफिक लेवल की। ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि आफ्टर 4 और 5 स्टेप्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी अवेलेबिलिटी इज निल, क्योंकि 4 या 5 स्टेप्स के बाद जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, अवेलेबिलिटी जो है एनर्जी की, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? निल हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड चेन। तो अभी हमने पढ़ा फूड चेन के बारे में, दैट इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू द अनदर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोन एज द फूड चेन। और फूड चेन में हम उसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी देखी। तो आगे हम देखते हैं कि फूड चेन आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग पिरामिड्स। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ, ड्राइंग पिक्चर्स के साथ साथ हम फूड चेन की जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो ड्राइंग पिरामिड्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, विद डिफरेंट लेवल्स आर ऑक्युपाइड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जहां पर डिफरेंट लेवल्स जो होंगे वो ऑक्युपाइड होंगे बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल ये हम एक पिरामिड बनाते हैं, दिस इज द पिरामिड। तो सबसे नीचे जो पिरामिड में जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो किस चीज का होगा? प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स के बाद क्या आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद कौन से आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर कौन से आएंगे? टर्शियरी कंज्यूमर्स। और उसके बाद आएंगे टॉप कंज्यूमर्स। तो इस तरह से जो ट्रॉफिक लेवल हमारे बने, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल। कितने हमारे ट्रॉफिक लेवल बने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अभी हमने देखा कि हर एक स्टेप पर जो होती है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो होती है वो क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो 4 और 5 लेवल्स के बाद जो एनर्जी जो होती है उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है ट्रांसफर करने की, वो क्या होती है? कम हो जाती है। दैट मीन्स द फूड चेन जो होती है वो अकर करती है ओनली अप टू 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं फूड चेन का। तो वेरियस टाइप्स की फूड चेन्स होती हैं, सच एज टेरेस्ट्रियल फूड चेन है या एक्वेटिक फूड चेन है। जो हमारी लैंड पर अक्कर करेगी उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल फूड चेन, और जो हमारे पानी में अक्कर करेगी उसको हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक फूड चेन। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में हमारे जैसे ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है? डियर। डियर को कौन खा रहा है? लॉयन खा रहा है। तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेप्स बने? 1 2 3। तो ये 3 स्टेप्स की फूड चेन हुई। कितने स्टेप्स की फूड चेन है? 3 स्टेप्स की। दूसरा हमारे ग्रास। ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास होकर। ग्रास होकर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। और स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक। दैट मींस कितने स्टेप्स की फूड चेन हुई? 1 2 3 4 और 5। तो ये कितने स्टेप्स की हुई? 5 स्टेप्स की फूड चेन हुई। सो दिस इज द टेरेस्ट्रियल फूड चेन। उसके बाद हम एक्वेटिक फूड चेन देखते हैं। तो एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनको कौन खाते हैं? ज़ूओप्लैंक्टन्स। और ज़ूओप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे? स्मॉल फिशेस। और स्मॉल फिशेस को कौन खाएंगे? लार्ज
फिशेज। सो दिस इज द एक्वाटिक फूड चेन। तो हमारे पास जो फूड चेन है वो डिफरेंट टाइप्स की है, और जो हमने यहाँ पर पढ़ी है दैट इज द टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड द एक्वाटिक फूड चेन। नेक्स्ट हम आते हैं फूड वेब के ऊपर। तो फूड वेब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड ऑफ द फूड चेन्स। अब जो हमने फूड चेन्स पढ़ी, अब फूड वेब में क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे जिसमें कि हमारी वेरियस टाइप्स की फूड चेन जो होगी वो क्या हो जाएंगी, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। इन दिस वे एनी ऑर्गेनिज्म इज इटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। तो इस फूड वेब में जो होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इटन बाय द अदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? रैट, रैट को कौन खा रहा है? स्नेक, स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो प्लांट्स को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक, एंड स्नेक इज बीइंग ईटन बाय द eagle. That means plants are the single organisms that are eaten by both the different types of the organisms. That means there is the interconnection of the different types of the food chain, and that food chains are known as the food web. So in this way any organism is eaten by several other organisms. This is the food web. नेक्स्ट इज द 10% लॉ। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी फूड चेंज होती है उसमें हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो होती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और अप टू 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है। उसके बाद जो यूटिलाइजेशन एनर्जी की या अवेलेबिलिटी जो होती है एनर्जी ट्रांसफर करने की वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो 10% लॉ जो है वो यही चीज बताता है कि किस तरह से कितनी एनर्जी जो होगी वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होगी। According to it, the energy that gets transferred at each trophic level. इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होगी हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इज ओनली 10%। वो कितनी होगी? 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल। वो कितनी परसेंट एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफर होगी? सिर्फ 10% एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफर होगी that is available at the previous level. प्रीवियस लेवल पर जितनी एनर्जी हमारी प्रेजेंट होगी उसका ओनली 10% जो होगा वो फर्दर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो होगी वो ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं तो दिस इज द सन। अगर सन के पास सपोज करो अगर 1000 जूल एनर्जी है तो वो 1000 की 1000 जूल एनर्जी जो होगी वो प्लांट्स को ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। उसका ओनली 10% जो होगा वो प्लांट जो होंगे वो कंज्यूम करेंगे। अब जो प्लांट्स ने जो एनर्जी कंज्यूम की तो वो पूरी की पूरी एनर्जी जो होगी वो कंज्यूम जो होगा वो डियर नहीं करेगा। उसका ओनली जो 10% होगा वही जो होगा वो डियर आगे कंज्यूम करेगा। अब डियर जो होगा आगे जो एनर्जी सप्लाई होगी लॉइन को तो वो पूरी की पूरी एनर्जी उसकी सप्लाई नहीं होगी। दैट मींस ओनली 10% ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू द लॉइन। तो 10% का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। तो दैट मींस 10% जो होगा उसका आगे कितना आगे एनर्जी जो उसकी ट्रांसफर होगी 1%। तो आगे वैसे डियर की जो आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी लॉइन में वो कितनी होगी? ओनली 10%। सो दिस इज द 10% लॉ जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि हर एक लेवल पर जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो ओनली 10% एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी? ट्रांसफर होगी। दैट एनर्जी अवेलेबल एट द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इसमें जो है इंक्रीज होगा किस चीज में? कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होगी उनकी कंसंट्रेशन में क्या होगा? इंक्रीज होगा हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। अब हमने कहा कि हमारे पास 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं हर एक फूड चेन में। तो उस फूड चेन में क्या होगा कि जो इंक्रीज होगा इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। समटाइम्स दीज हार्मफुल केमिकल्स में एंटर इनटू द फूड चेन। कई बार ये हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो कहां एंटर कर जाते हैं? फूड चेन पर एंटर कर जाते हैं। और जब फूड चेन में कोई ऑर्गेनिज्म उन हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को ईट करता है तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर उनकी जो कंसंट्रेशन होगी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस की वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट at each step the concentration keep on increasing। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात, ये बड़ी सरप्राइजिंग है कि हर एक लेवल के ऊपर जो कंसंट्रेशन होगी हार्मफुल सब्सटेंसेस की गेट ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज करती जाएगी। तो सपोज करो अगर यहाँ पर प्लांट्स है और प्लांट्स जो है उनको जो उनकी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस जो होंगे वो उसमें क्या होंगे? वो
कम होंगे, पर जब उनको फर्दर आगे कोई एनिमल जो होगा वो खाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली उन हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर अगर उसको आगे कोई और ऑर्गेनिज्म आगे खाता है तो उन हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन, एनर्जी का लेवल जो है वो तो ट्रांसफर हो रहा है, पर एनर्जी का लेवल जो होगा वो उतना इंक्रीज नहीं होगा जितनी की कंसंट्रेशन उन हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस की इंक्रीज करेगी। सो दिस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। The last topic of this chapter, that is our environment, is the ozone. So, what do you mean by ozone? Ozone से आप क्या समझते हैं? It is a molecule of 3 oxygen atom. Ozone जो है ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? 3 ऑक्सीजन एटम्स का कॉम्बिनेशन है, that is O3, जिसको कि हम क्या कहते हैं, O3. This is present in the stratosphere. ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स हैं और उनमें से जो है हमारी ओजोन जो है वो किसमें प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, दैट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी मैंने कहा कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की जो है वो लेयर्स हैं, तो उसमें से जो स्ट्रेटोस्फीयर है दैट इज वन ऑफ देम, एंड ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन यूवी रेज। अब ओजोन कब बनता है? जब अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इन द अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट्स इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारी जो ओजोन कब बनती है? जब हमारी यूवी रेज जो होंगी अपर एटमॉस्फेयर में वो स्प्लिट कर जाएंगी और स्प्लिट होकर वो ऑक्सीजन एटम बनाएंगी, तब हमारी क्या बनती है? ओजोन बनती है। सपोज दिस इज द सन एंड these are the ultraviolet rays, और अल्ट्रावायलेट रेज जब इसमें पास होंगी तो जो हमारा ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होगा, दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये स्प्लिट होकर क्या बनाएगा? ऑक्सीजन एटम बनाएगा। these are the ऑक्सीजन एटम। अब ये ऑक्सीजन एटम जो होंगे वो क्या करेंगे? वो कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ओजोन, दैट इज O3। तो जब ऑक्सीजन एटम हमारा स्प्लिट हो जाएगा तो स्प्लिट होकर वो किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर वो क्या बनाएगा? ओजोन बनाएगा। तो ओजोन जो होता है वो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन जो होती है वो हमें किस चीज से बचाती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, एंड इट डज नॉट अलाउ द अल्ट्रावायलेट रेज टू एंटर इनटू द अर्थ। और ये ओजोन लेयर जो होती है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को या रेज को जो होती है वो अर्थ पर एंटर नहीं करने देती है। दैट इफ एंटर, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ में अगर एंटर कर जाती है, दैट मीन्स इट कॉज मेनी हार्म्स इन मेनी वेज, और वो मैक्सिमम हार्म्स जो होंगी वो कॉज करेंगी इन डिफरेंट वेज में। पहला हमारा हार्म है, दे मे रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो वो क्या करेंगी? एकदम से जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको क्या कर देंगी? इंक्रीज कर देंगी, एंड इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और वो क्या कॉज करेंगी? ग्लोबल वार्मिंग। इट कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर्स, वेरियस जो स्किन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे वो किसकी वजह से होंगे? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। इट कैन कॉज डिसऑर्डर्स एंड मेनी मोर, और ये और कई डिसऑर्डर्स को जो है वो क्रिएट कर सकती है, और उससे मिलते जुलते और डिसऑर्डर जो होंगे वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज डिसऑर्डर्स एंड मेनी मोर अदर disorders related to the human beings. So this is all about the ozone, and after the ozone, the next main important topic of this chapter is the ozone depletion. Ozone depletion क्या है? The thinning of the ozone layer, जो ozone layer का पतला पड़ना, that is ozone depletion. The thinning of the ozone layer by air pollutants, जितने भी air pollutants हैं उनके द्वारा जो ozone layer है उसका thin हो जाना is called as the ozone depletion. For this some synthetic chemicals are responsible, और उस ओजोन लेयर की थिनिंग के लिए कुछ केमिकल्स जो है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एंड जिसको कि हम CFCS भी बोलते हैं, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होते हैं? इन द रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, जो कि एक कूलेंट का काम करते हैं। सो दिस इज द ओजोन डिप्लीशन, और ये ओजोन डिप्लीशन जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो है उसमें ओजोन में जो लेयर है उसमें होल भी देखा गया है। तो दैट इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर बाय एयर पॉल्यूटेंट इज कॉल्ड एज द ओजोन डिप्लीशन।
And the last topic, that is the preventive measures, that is garbage. Garbage क्या है? It is refuse of the fruits, vegetables and food along with other domestic waste. इसमें हम refuse करते हैं इसको, fruits के waste को, vegetables and food along with other domestic wastage. So these are considered as waste. इनको हम क्या consider करते हैं? Waste consider करते हैं. And there are certain methods, और इसके लिए कुछ हमारे पास certain methods हैं for disposing the waste in the right way. और उस certain methods, right methods के द्वारा हम उस waste को क्या कर सकते हैं? Dispose कर सकते हैं एक सही तरीके के साथ. For example, जैसे landfills है, production of compost है, next production of biogas and manures. So this is all about this chapter, that is our environment, and this is completed chapter, and all the topics in this chapter are to be covered in very detail.